पहला प्रश्न है, दो घात समीकरण 3x² माइनस 6x+4 बराबर 0 का विविधकर होगा, मतलब विविधकर ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, 3x² माइनस 6x+4 बराबर यहाँ है 0। ठीक है ना। इसका विविधकर ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ विविधकर ज्ञात करने से पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि विविधकर के सूत्र में d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर जो है a का मान कितना है, a बराबर है 3, x² का गुणांक a हो जाता है। ठीक है ना। और इसके बाद में b का मान हो जाता है x का गुणांक, किसका, x का गुणांक। तो यहाँ b का मान कितना है, -6। ठीक। इसके बाद c का मान कौन होता है, c का मान अचर पद हो जाता है। तो c यहाँ अचर पद क्या है, 4 है। ठीक। इसलिए विविधकर बराबर विविधकर -4ac होता है। अब यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो b का मान कितना है, -6 है का होल स्क्वायर, और -4 इंटू a का मतलब 3, c का मतलब 4। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ 4 चुक्का 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, और घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 12। इस तरह से हमारा विकल्प डी क्या होगा, सही होगा। विकल्प डी इज द राइट आंसर। विकल्प डी क्या है, सही है। ठीक है ना। इस प्रश्न में तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है ना, तथा y बराबर 0, ठीक है ना, का हल होगा। कह रहा है इतने का हल होगा। तो यहाँ देखिए y बराबर 0 दिया ही है, और समीकरण 2 चर में है। तो इसमें जो है 2 चर में y का मान दे ही दिया है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो है क्या करेंगे, y का मान इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 में रखने पर, ठीक है ना। तो जब इसमें रखेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू वाई का मान क्या है, 0 है, बराबर क्या है, 6 है। ठीक। तो यहाँ पर आपका 3x प्लस यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 6, या फिर 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटा 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर आपका अतः जो है क्या हो जाएगा, अतः समीकरण इतने का हल जो है आपका हो जाएगा, पहले x का मान 2, 0। तो इस तरह से हम लोगों का विकल्प संख्या ए सही है। अतः जो है विकल्प कौन सा सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। ठीक है ना। विकल्प ए क्या है, सही है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि बिंदुओं ए, देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 बिंदु दिए गए हैं पहले, और उन बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। जैसे ए बिंदु है, यहाँ क्या है, ये बी बिंदु है। ठीक। इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड है, और ए बिंदु का निर्देशांक दिया है -4, 2, और बी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 5, 6। ठीक है ना। और इसका मध्य बिंदु भी दिया है, मध्य बिंदु कितना क्या दिया है, सी। इसका भी जो है वो दिया है, क्या कहते हैं, निर्देशांक क्या दिया है, a/8, और का मान दिया है 4। ठीक है ना। हमें इसमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x, y बराबर क्या होता है, देखिए x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये सूत्र होता है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु है उसका भुज क्या है, a/8 है। ठीक है ना। अर्थात x1 प्लस x2 बटा 2 के बराबर क्या हमें प्राप्त है, a/8 है। इसलिए लिखेंगे चूंकि यहाँ पर हमें प्राप्त क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर a बटा क्या प्राप्त है, 8 प्राप्त है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों का, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, x2 5 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ मान रख लीजिए। तो x1 कितना है, -4 है, और प्लस x2 कितना है, 5 है, और बटा यहाँ पर सूत्र में कितना है, 2 बराबर a/8। ठीक है ना। अब जो है ये कितना हो जाएगा, घटकर ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और बराबर a/8 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा करेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा, इसे देखिए 2a और 8 करने 8, तो a बराबर क्या हमें मिल जाएगा, 8/2, मतलब 2 चौके 8।
अर्थात ए बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए ए बराबर हमें प्राप्त हुआ 4। अतः कौन सा विकल्प सही हुआ, अतः विकल्प देखें कौन सा सही है। तो इसमें विकल्प आपका बी सही है, विकल्प बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, विकल्प बी क्या है, सही है। ठीक, नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ जो है दोस्तों दिया है त्रिभुज एबीसी में, दिया है त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर क्या दिया है 6√3 सेमी, और इसके बाद में ए सी बराबर क्या दिया है, ए सी बराबर दिया है 12 सेमी यानी 12 सेमी। इसके बाद में बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, बी सी बराबर 6 सेमी, और कोण भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, चलो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, पहले भुजाओं में संबंध निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो हो सकता हो इसमें। तो जो है देखिए, अगर जो यहाँ हम ए बी, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा, चलिए एक एक भुजाओं का वर्ग निकाल लेते हैं पहले। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 × 3 बराबर 100 कितना हो जाएगा 8, 108 सेमी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग AC निकाल लेते हैं, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर तो बराबर 144 होता है, 144 सेमी हो गया, ठीक है ना, 144 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ सब, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर BC कितना दिया है, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दें तो जो है AC, चूंकि AC का स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो रहा है क्या, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात AC के स्क्वायर के बराबर AB और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, AC क्या है 144 बराबर AB क्या है आपका 108 प्लस, और यहाँ पर BC क्या है 36, ठीक है ना। तो 144 इधर है और इधर कितना हो जा रहा है 8 6 14, और जो है 3 और 1 हासिल 4 और 1 144। तो यहाँ पर जो है ये क्या आ रहा है, जो भुजाएं दी गई हैं उसके अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अर्थात ऐसा किस त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है ना। किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। तो जो है यहाँ पर अगर जो एक चित्र हम लोग बनाए ऐसे एक त्रिभुज का, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो है AC सबसे बड़ी भुजा दी गई है, तो यहाँ हम लोग A लिख लेते हैं, यहाँ C लिख लेते हैं। ये दिया गया है 12, इसके बाद में दिया गया है क्या, दिया गया है BC, ठीक है ना। तो BC कितना है, BC है 6, और इसके बाद में एक जो है आपका AB दिया गया है 6 करड़ी 3, ठीक है ना। तो जब सबसे बड़ी भुजा 12 सेमी है तो उसके सामने का समकोण त्रिभुज में कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और कोण बी का मान हमें ज्ञात करना था, तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। इस तरह से विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों, इस तरह से विकल्प ए इसका भी सही आंसर है, ठीक है ना। अतः आप लिख सकते हैं, अतः विकल्प ए सही है, ठीक है ना दोस्तों। विकल्प, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, मासा, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब मासा होता है, ठीक है। तो जो है जैसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ठीक है ना, जिससे 125 और 70 में भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 बचे और 5, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 में भाग दें तो हमारा शेषफल 8 बचे, और 70 में भाग दें तो 5 बचे। तो करिए क्या, 125 में से 8 घटा दीजिए और जो है 70 में से 5 घटा दीजिए, तो यहाँ आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 117, ठीक है ना। यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 65। अब इन दोनों का क्या करिए, इन्हीं दोनों का मासा निकाल लीजिए, मासा यानी महत्तम समापवर्त, बड़ी बड़ी संख्या का मतलब मासा होता है। अच्छा देखिए यहाँ 13 × 9, 13 9 117 होता है, और यहाँ 13 × 5, 13 5 65 होता है। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 13 है, अर्थात यहाँ हो जाएगा मासा इन दोनों का, अर्थात इन दोनों का मासा हो जाएगा कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या होगा 13 होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 13, अर्थात विकल्प कौन सा सही होगा, अतः विकल्प संख्या आपका, अतः विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प
बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यदि समीकरण कह रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल दिया है कितना, देखिए एक मूल दिया है -2, तो कह रहा के इजकल टू कितना होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक मूल हमें दिया है तो यह मूल समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, इस मूल को x बराबर मान लेते हैं, एक मूल है x, जैसे ये द्विघात समीकरण है ना, तो इसमें x के दो मान आएंगे, तो एक मान x बराबर दिया है तो लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण, जब ये मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में रख लेंगे x बराबर -2 को। ठीक है ना, कि x -6 बराबर 0 में रखने पर, ठीक, तो जो है ध्यान दें, जब इसमें आप x बराबर -2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू -2, ठीक है ना, और -6 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ हो जाएगा -2k और -6 बराबर 0, और इसके बाद में आपका ये हो जाएगा 4 और 6 का अंतर यानी घटा लेंगे तो बचेगा -2k और -2 बराबर 0। अब यहाँ -2k बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 2 जो है बटा कर देंगे उधर, तो 2/-2 मतलब कट के हो जाएगा -1, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा -1, k इजकल टू क्या हो जाएगा -1। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों अतः विकल्प संख्या कौन सा सही है, विकल्प संख्या हम लोग का -1 आया है, सी सही है। अतः विकल्प क्या सही है, विकल्प सी सही है। ठीक है ना, सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेमी और 16 सेमी है तो इस चतुर्भुज की जो है इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। तो देखिए यहाँ विकर्णों की लंबाई, अब विकर्ण को डी से हम मान लेते हैं, तो D1 यानी पहला विकर्ण दिया गया है 12 सेमी और दूसरा D2 दूसरा विकर्ण दिया गया है 16 सेमी, और हमें कह रहा एक भुजा बता दीजिए। ठीक है ना, समचतुर्भुज की एक भुजा, तो देखिए समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज, ठीक है ना, समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, यानी कि उनके विकर्णों के आधे के वर्गों का योगफल का जो वर्गमूल प्राप्त होता है वही क्या होता है, भुजा की लंबाई होता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर D कितना है, D1 कितना है 12 है, तो 12/6 का होल स्क्वायर और प्लस 16/2 का, अरे 12/2 यहाँ रहेगा, 12/2 का होल स्क्वायर प्लस 16/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद करड़ी ऊपर से लग जाएगी, तो यहाँ 6 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 8 का स्क्वायर बचेगा, तो ये जो है आपका 36 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, और दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसके बाद में 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, जो है +-10 होगा, लेकिन यहाँ चूंकि लंबाई हमें निकालना है तो लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए 10 सेमी क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी। इस तरह से कौन सा विकल्प हम लोग का सही होगा दोस्तों, तो इसमें विकल्प संख्या जो है बी सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो इस सवाल का जो है दोस्तों हम एक जो है शॉर्ट वीडियो बनाकर डाले थे, उसको उसमें आप देख चुके होंगे, अगर जो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसके बाद में एक शर्त दिया है कि जो है यहाँ 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, थीटा का मान ज्ञात करना है दोस्तों, थीटा का मान ज्ञात करना है। इस सवाल ये इतना दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, लेकिन थीटा का मान होना कैसे चाहिए, या तो ये 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है ना, या 90 डिग्री से छोटा हो, लेकिन 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा, यानी कुल मिलाकर 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए लिखा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा आप लिख सकते हैं बराबर 1 गुणे कॉस थीटा, इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जो है क्या करें, चलिए उसमें 60 में तो हम दूसरे तरीके से बताए थे, यहाँ हम दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। चलिए इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर आप साइन दोनों पक्षों में छोड़ सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो है थीटा इधर ले आइए, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। अब 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2 मतलब 45 डिग्री। ठीक है ना, अर्थात थीटा बराबर 45 डिग्री, अर्थात विकल्प कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा, विकल्प बी।
अब देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है संख्या 144। एक संख्या दी गई है 144, कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 144 को आप लिख सकते हैं, 144 को लिख सकते हैं 12 गुणे 12 मतलब 144 होता है। तो 12 में कई बार 2 आता है, 2 बार आता है, एक ये हो गया, फिर 2 बार एक 12 में आएगा, और उसके बाद में आ जाएगा 3 गुणे 3। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, और 48 यहाँ कितना होता है, 3 अठे 24, 3 चौके 12 2 14, 144 होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको घातों में चेंज कर लीजिए, तो 2 के घात कितना हो जाएगा 4, 2 के घात 4 गुणे 3 के घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है घातों का योगफल। तो घातों का योगफल, घातों का योगफल, योगफल बराबर क्या, यहाँ 4 घात है 2 का, और 3 का क्या घात है 2 बराबर 6। ठीक है ना, इस तरह से हम लोगों का आंसर सी सही होगा। अतः जो है, अतः विकल्प सी इज द राइट आंसर, सही है सी, विकल्प सी क्या है, सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बिंदु एक दिया गया है जिसका निर्देशांक है -3, 5। इसकी यानी इसी बिंदु की जो है y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी। ठीक है ना, तो जो है क्वेश्चन नंबर 10 है -3, 5 की y अक्ष से दूरी। तो किसी भी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है वो बिंदु का क्या होता है, भुज। वैसे देखिए, ध्यान से देखें, ये है y अक्ष, ठीक है ना, ये y अक्ष है, और ये देखिए ये अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक, अब ये बिंदु जो है कहाँ पर होगा, देखिए -3 है ना, तो -3 यहाँ भुज -3 है, तो 1 2 यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है ना, ध्यान दें, यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद में ये 5, ये कोटि है, यानी 5 खाना ऊपर चला गया है। ठीक, 5 खाना ऊपर चला गया है, ध्यान से देखें, तो 1 2 3 4 5, यहाँ क्या होगा, ये 5 आपका आएगा। ठीक, यहाँ आपका 5 प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमारा यहाँ आपका ये बिंदु स्थित होगा, -3, -5 यहाँ स्थित होगा। अब हमें जो है y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो देखिए 1 2 3, ठीक है ना, 3 मात्रक की दूरी पर है। ठीक है ना, तो लिखेंगे बिंदु, हमें यहाँ उत्तर से मतलब है लेकिन हम आपको लिखकर भी बता देते हैं, इसलिए बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु दिए हुए बिंदु का क्या होता है, भुज। दिए हुए बिंदु का क्या हो जाएगा दोस्तों, भुज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भुज कितना है, -3 है, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम लिखेंगे 3, केवल 3 इकाई कह सकते हैं, या 3 मात्रक कह सकते हैं, 3 इकाई। ठीक है ना, इस तरह से विकल्प कौन सा हम लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्प देखिए, यहाँ पर विकल्प जो है +3 तो दिया नहीं है, तो इसमें होगा विकल्प संख्या ए सही होगा। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है ना, अतः विकल्प ए सही है। ठीक, दूरी वैसे ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन जो विकल्प में है आपका वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है sin 15 अंश, कितना है, sin 15 अंश बटा cos कितना है, 75 अंश है। ठीक है, तो चलिए देखें, sin 15 को आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, sin 90 - 75 लिख सकते हैं। ठीक, और बटा cos 75 ऐसे ही रहने दें। अब आप जो है एक सूत्र पढ़े होंगे कि जो है sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो cos यहाँ 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 75 हो जाएगा, और नीचे भी cos 75 है पहले से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 1 प्राप्त होगा। अतः विकल्प संख्या ए सही है। अतः विकल्प क्या है, अतः विकल्प ए सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों दिया है माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और इसके बाद दोस्तों क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। क्या दिया है, बारंबारता।
तो देखें ध्यान से, इसमें जो है वैसे तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं ताकि बड़े प्रश्न में आ जाए, बहुविकल्पीय के अलावा भी इसी प्रश्न को पूछ लिया जाए किसी प्रश्न में, तो आप लगा सकते हैं आराम से, दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ 0 से क्या है 10 है, यहाँ 10 से क्या है 20 है, और 20 से क्या है 30 वर्ग अंतराल, और 30 से क्या है 40 है, और 40 से क्या है 50 है। यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दें, यहाँ पहला बारंबारता 5 है, इसके बाद में कितना है 6 है, इसके बाद कितना है 5 है, इसके बाद कितना है 3 है, इसके बाद 1 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ये बारंबारता तो आपका हो गया FI, ये क्या हो गया FI। यहाँ निकाल लेते हैं XI। XI मतलब इसको कहते हैं मध्यमान, वर्ग अंतराल का मध्यमान। मध्यमान को क्या कहते हैं दोस्तों XI, ठीक है ना। तो 0 और 10 के योगफल का आधा कितना हो जाएगा 5। 20 और 10 का योगफल 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, ठीक। और 30 20 50 का आधा 25, ठीक। 40 30 70 का आधा 35, और 40 50 90 का आधा 45, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपका ध्यान दें, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या करते हैं सिग्मा FI यानी कि बारंबारताओं का योग। तो बारंबारता का योग कितना हो जाता है 20। देखिए कैसे 6 5 11 5 16 3 और 9 से 20। अब इसका गुणा कर लेते हैं, यहाँ लिखते क्या है FI इंटू XI, ठीक है ना। तो चलिए 5 5 25 और 15 छक्का 90, 25 25 125, और 35 तिया 105, 45 सेकंड 45। इसका भी हम लोग जो है सिग्मा FI XI यानी जो है ये जो सिग्मा FI XI का गुणनफल आया है उसका योगफल कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 5 15 5 20 के कितना हो जाएगा 0, 20 के 0 हो जाएगा, 20 के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 बार है 5। इसके बाद में हमारा 2 हासिल बचा था, तो 2 वो हो गया, 4 2 6 6 2 8, ठीक है ना। 8 9 17 17 2 19 19 के 9, 1 हासिल। अब यहाँ पर 1 1 2 और जो है 1 हासिल कितना हुआ 3 390। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI, ठीक है ना, बटा सिग्मा FI होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आया है 390 आया है, 390 बटा क्या आया है हमारा 20 आया है। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, बचा 39 बटा 2, और 39 का आधा क्या हो जाता है 19.5 यानी 19.5। इस तरह से विकल्प संख्या डी इसमें सही हो। अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 cot थीटा। 3 cot थीटा दिया है, 3 cot थीटा बराबर 4। तो जो है हमें निकालना है क्या कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तब देखिए यहां से आप लिख सकते हैं 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है, तो cot थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 4/3, ठीक है ना, 4/3। अच्छा यहाँ पर ध्यान देंगे तो कॉट थीटा, अच्छा एक सूत्र आप पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हैं ना। तो इससे जो है आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर √, इधर स्क्वायर हटेगा उधर करड़ी लग जाएगा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसी में आप जो है cot थीटा का मान रख दीजिए, तो 1 + cot थीटा का मान 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 + 16/9, ठीक है ना। अब जो है ये 9 करने 9 + 16 और बटा 9, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 25 16 9 कितना 16 9 25/9, 25/9, ठीक। ये लगाने की जरूरत नहीं है, 25/9। अच्छा 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और 9 का वर्गमूल 3 यानी ±3। तो यहाँ पर आपका आंसर इसमें दिया है, देखिए 5/3 हमारा आ रहा है, 5/3 विकल्प सी में है, ठीक है ना। प्लस माइनस विकल्प क्या कहते हैं वर्गमूल प्लस माइनस में होता है, लेकिन विकल्प में कोई प्लस माइनस नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा जो दिया है उसमें से, अतः विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। अतः विकल्प कौन सा सही होगा इस सवाल के लिए, विकल्प सी इज द राइट आंसर, सही है, ठीक है ना। चलिए तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात कितना है 64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है, यानी कि
आयतन आप क्या होता है गोलों का 4/3 पाई आर 1 क्यूब, जैसे पहले गोले का आयतन हो गया। अनुपात कितना दिया गया है 4/3 पाई आर 2 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 27/64 दिया है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर 4/3 पाई कट जाएगा तो r1 क्यूब अनुपात r2 क्यूब बराबर 27/64 बचेगा। यहाँ 27 अनुपात क्या बचेगा 64। अच्छा इसको लिख सकते हैं r1/r2 का होल क्यूब बराबर इधर लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। 27 का घनमूल 3 और 64 का घनमूल 4 का घन के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ जो है 3 और 3 ये दोनों तरफ घात समान है तो r1/r2 घात कट जाएगा बराबर r1/r2 बराबर क्या आ जाएगा 3/4। अब हमें क्या निकालना है इसका अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 4πr², 4πr1² पहले का हो जाएगा और बटा दूसरे का हो जाएगा 4πr2² बराबर हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 4π कट जाएगा तो r1 और बटा r2 का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है r1/r2 का मान है 3/4, ठीक, का होल स्क्वायर। तो क्या प्राप्त हो जाएगा 9/16। इस तरह से कह सकते हैं कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है 9:16 है। अतः क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प हमारा जो है कितना सही है ए, विकल्प या ए यहाँ पर सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 हैं। यहाँ पर बहुलक दिया है, बहुलक कितना दिया गया है बहुलक बराबर 45, कुछ प्रेक्षणों का बहुलक 45 और माध्य मतलब समांतर माध्य जिसको कह सकते हैं बराबर कितना दिया गया है 27। हमें क्या ज्ञात करना है माध्यिका, क्या ज्ञात करना है माध्यिका, हमें ज्ञात करना है माध्यिका बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए माध्यिका बराबर होता क्या है दोस्तों, माध्यिका बराबर होता है 3 गुणे, पहली बात तो एक सूत्र होता है 3 गुणे माध्यिका, क्या होता है 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक, क्या होता है बहुलक, ठीक है ना। 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे क्या होता है माध्य, ठीक है ना, माध्य होता है। अब इसी में मान रख लेंगे या फिर आप ये कर सकते हैं माध्यिका बराबर लिख सकते हैं, इसको माध्यिका बराबर लिख सकते हैं बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य और बटा कितना लिख सकते हैं ये 3, ठीक है ना। तो इसी में मान रख लीजिए। तो यहाँ पर आपका बहुलक कितना प्राप्त है, बहुलक है 45, कितना है 45 प्लस 2 गुणे माध्य कितना है 27 और बटा कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका जो है 45 प्लस कितना 54 और बटा 3, ठीक है ना। तो हमारा 45 54 कितना हो जाता है 99, 45 54 99 हो जाता है। 4 5 9 बटा 3 तो कट जाएगा 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा विकल्प बी सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा बी सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों समीकरण x², देखिए एक समीकरण दिया गया है, समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके मूल का मतलब इसका हल, ठीक है ना। तो इसका हल हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, इसको x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इन दो पदों में कॉमन करें कुछ, तो क्या कॉमन है x यहाँ पर पहले में, तो x माइनस 1 और यहाँ पर 1 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 1 बराबर 0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1, ठीक है ना। तो जो है यदि आप लिखें यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना, और x माइनस 1 बराबर 0, तब जो है क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ भी x बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा और x बराबर 1 यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो मूल प्राप्त होगा तो मूल बराबर इस समीकरण की क्या हो जाएंगे, मूल बराबर हो जाएंगे 1, 1, ठीक है ना। पहला मूल भी 1, दूसरा भी मूल 1,
द्विघात समीकरण है तो 2 मूल प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमारा विकल्प संख्या ए सही होगा। संख्या 17 कह रहा 7, 13, ठीक है ना। यदि 7, 13, 20, 17 तथा क्या कह रहा है 3x का समांतर माध्य 18 है, का समांतर माध्य, समांतर माध्य, माध्य कितना दिया गया है 18, ठीक है ना। तो x का मान, तो देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य x बार बराबर पदों का योग, पदों का योग। तो यहाँ पर पद कितना है 7 + 13 + 20 + 17 और बटा यहाँ पर और एक पद ये भी है दोस्तों, कितना है 3x है, 3x और बटा कितने पद हो गए 1 2 3 4 5। तो देखिए 13 7 20, 20 20 40 और 17 57, कितना हो गया 57 + 3x बटा 5 बराबर 18 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो है आप कर सकते हैं इसको 57 + 3x बराबर 18 × 5 90 हो जाएगा, ठीक। तो 3x बराबर क्या लिख सकते हैं 90 - 57, ठीक। तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 10 में से 7 निकल गया 3 और 8 में से 5 निकल गया, कितना बचेगा यहाँ 8 बचा है, 8 में से 5 निकल गया तो 3 बचेगा, 33 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 33 बटा 3, तो 3 3 से कट गया तो 11 आ गया, ठीक है ना। 3 से 33 काट दिए तो 11 आ गया, अर्थात x बराबर 11, अर्थात x का मान यहाँ क्या हो गया, x का मान हो गया दोस्तों हमारा 11, अर्थात विकल्प संख्या सी, विकल्प संख्या सी क्या है सही है। 18 नंबर है समीकरण, एक समीकरण है जो 3/x - 2x बराबर 2/x है, ठीक है ना। तो इसमें जो है का हल पूछ रहा है, का हल। तो करेंगे क्या, आप देखें 3/x, इसको इधर ले आइए, 2/x जो नहीं है इसको इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा इतना, फिर माइनस में इधर क्या है 2x बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इन दोनों का हर बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 3 - 2/x, या चलिए तीनों एक साथ जोड़ लेते हैं। तो तीनों का जो है आपका यहाँ पर हर क्या हो जाएगा x, तो एलसीएम x हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम x हो जाएगा। फिर x से x में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 3 × 3, ऐसे x में x से भाग देंगे 1 तो 2 × 2, -1 से जब x में भाग देंगे तो x प्राप्त होगा, अर्थात x का 2x में होगा तो 2x² बराबर 0 हो जाएगा। अब जो है 3 - 2, अच्छा 3 - 2 यहाँ होगा कितना, 3 - 2 मतलब हो जाएगा 1 - 2x² बराबर इधर x का तिरछा गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, इतना प्राप्त हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x² बराबर आप लिख सकते हैं 1, मान लीजिए a वाला पार्ट उधर चला गया, ठीक। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है ना। तो इस तरह से x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर प्लस माइनस करड़ी में कितना 1/2, ठीक। अब इसको जो है प्लस माइनस हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो इस तरह से विकल्प संख्या ए इसमें क्या होगा सही होगा, इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो प्राप्त होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात लिख देंगे त्रिभुजों, ठीक है ना, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, अगर जो त्रिभुज समरूप है तब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाता है संगत भुजाओं, ठीक है ना, जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात का वर्ग, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात क्या है 4:7 है, यानी 4/7 लिख सकते हैं, का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसलिए जो है यहाँ 4 चौका 16 होगा, 7 सते 49 होगा, और इस तरह से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 4 चौका 16 और जो है 16 अनुपात
49। इस तरह से विकल्प संख्या बी सही हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है दोस्तों, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में इसका परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। ये दोनों आपस में क्या दिए गए हैं, क्योंकि ये दोनों दिए गए हैं बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर लिख सकते हो, और ये है 2 इंटू पाई आर लिख दो, ठीक। तो ये पाई आर दोनों पक्षों में कट गया, तो आर बराबर 2 हो गया। यही हो गई क्या, वृत्त की त्रिज्या। यही होगी वृत्त की त्रिज्या। आर क्या कहते हैं, आर को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात 2 मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में जो है विकल्प डी सही होगा दोस्तों। इस तरह से आज हम लोगों ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2023 में गणित के जो बहुविकल्पीय 20 प्रश्न आते हैं, 20 अंक के लिए एक एक अंक का एक प्रश्न होता है, उसमें हम लोग जो है सभी प्रश्नों का हल देखें, कौन सा विकल्प सही है। तो जो है दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो। और जो है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।